ऑनलाइन है, तनुजा और रंजना, मुझे ऑनलाइन जो 6 क्वेश्चन है उसका पीडीएफ भिजवा दो, तुरंत भिजवा दो, अभी चेक करती हूँ, फिर बाद में कंप्लीट करके भेजोगे। हाँ, अपने क्लास में आज कोई नया है नहीं? ओनली सुरंश, तनुजा, रंजना, सुरंश, होमवर्क 6 क्वेश्चंस का होमवर्क चाहिए मुझे। आंसर रेफर नहीं करना है, यू कैन रेफर नॉट द आंसर, क्योंकि उनका आपका आंसर मैच नहीं होगा। बता, आंसर से क्यों लिखा था? 3 4 5 6, बता चल होमवर्क खोल के। होमवर्क यस, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ किधर है? उसके जो सेंसर्स है ना, तो वो बाइफरकेटेड नहीं है, समझा नहीं कैसे दिखेगा। पीछे रेफर किया ना, उसमें कुछ अलग ही दिया है। पीछे रेफर करना ही नहीं है। किधर है? विजन, विजन सारे इसमें, इस एक मिनट, ये कौन सा क्वेश्चन है जिसमें फैक्ट है? मैंने दिया हुआ, ठीक है, क्योंकि ये सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो सिर्फ प्रोविजन लिखना है, फैक्ट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड, हाँ, फिफ्थ सिक्स्थ। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, क्या अलग से बोलना पड़ेगा क्या? सिक्स्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, नहीं समझा। वो पहले किए थे, पर लिखा है बेटा, मैंने पीछे से थोड़ा सा रेफर किया, फिर दिया है ना। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन 6 क्या था? अगर तुम लेक्चर मिस किया है तो तुम लोगों का जिम्मेदारी है उसको देख के खत्म करके मेरे पास डाउट लेके आने का। सब कुछ मैं ही करूं क्या? रजिस्ट्रेशन के कितने पॉइंट्स है? 4। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था एक, फिर बराबर तो लिखा है, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ, टीचर आंसर्स में मे भी ऐसा किया होगा कि जो आपके इनकॉर्पोरेशन को जो चीजें लगती है कि बाबा इंडिया में होना चाहिए, आपका नॉमिनी होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करके उसके साथ एलिमेंट्स भी एक्सप्लेन कर दिए, तो दोनों कंबाइंड लिखा। DIN, DPIN, designated partner, effect of registration, alternative business, okay. चेक किया मैंने, क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं किया सागरिका? तो लेक्चर को तो आ रही थी ना 2 दिन, नहीं एब्सेंट थी, तो बैठ जा, एडमिट थी क्या?
4 है ना इसके, हाँ। ये क्वेश्चन 6 का आंसर तुमने लिखा, मैं सबका आंसर कर रही हूँ तो नहीं ना रेफ, अच्छा। थोड़ी सी अच्छी निकालो, बहुत भी ज्यादा नहीं, थोड़ी मतलब समझ में आ रही है बट स्टिल। क्यों नहीं किया? कल तो प्रेजेंट थी। सोनी कल की पढ़ी में। तू तो मुझे पूरा वीक दिख रहा है, दोनों दिन से, तीनों दिन से। हाँ, क्यों नहीं किया? के लगा कितने दिन से पार्टनरशिप का रिवीजन कर रहे हैं अपन? 2 दिन, मतलब कल है ना, परवा नव्हतं तो परवा पार्टनरशिपच चालू होतं। LLP ला होतास तू? बता ना, लॉ की नोटबुक बता। ये क्या है, ये सोगा है क्या? और कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रॅक्टची बुक वेगळी आहे, केलंच नाही? कैसे क्या? अच्छा, तू ज्वाइन कब हुआ था? सोगा के टाइम से, तो उसके पहले की कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करो। और इधर क्वेश्चन आंसर्स क्यों लिखे हैं? ये रेगुलर बुक है कि क्वेश्चन आंसर की बुक है? रफ बुक है, रेगुलर बुक है। जर रेगुलर बुक असेल तर आगे क्लास नोट्स इधर लिखना है, डिफरेंस के लिए अलग नोटबुक है, क्वेश्चंस पीछे लिखना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करना है। ये पार्टनरशिप दिख रहा है। इसमें क्या है? सिर्फ सोगा, पार्टनरशिप और एलएलपी की कंपनी, कुठे कंपनी? हाँ, आणि एलएलपी कुठे? एलएलपी, हाँ, मग एलएलपी जब पढ़ाई तो तू था ना, तो लिखा नहीं एलएलपी, जो पीडीएफ आया था, कंपनी का पीडीएफ आया था, कंपनी लिखा, एलएलपी क्यों नहीं लिखा? वो मुझे सबसे पहले बता, एलएलपी क्यों नहीं लिखा? इतने इतने पढ़ने के बाद भी होमवर्क नहीं करते हो, मतलब तुम्हारे लॉ के रेगुलर कंप्लीटेड नहीं है, रेगुलर नोटबुक क्या कर सकते हो? क्वेश्चन आंसर तो दूर की नोटबुक कंप्लीट, क्लास में, जो क्लास में होमवर्क और क्वेश्चन आंसर दिया है डेली सॉल्व, जो नहीं आता है उसको स्टार मार्क करके रख के दूसरे दिन पूछना। तीसरा आपका सेल्फ रीडिंग, ये सारी चीजें अगर आप करते हो, आरटीपी के क्वेश्चंस, एमटीपी के क्वेश्चंस, तो आपको जितना सोचा है अपन ने उतने मार्क्स आएंगे ना। आपका इधर रेगुलर नोटबुक कंप्लीशन के ही वांदे हो गए हैं। 6 क्वेश्चन बहुत लोगों ने नहीं किया, बट मैंने कुछ बोला नहीं उनको, क्योंकि बट अटेम्प्ट तो किया, ट्राई तो किया।
लोगों ने 6 में से एक भी क्वेश्चन सॉल्व करने का कष्ट नहीं उठाया। 9 लोग कितने बोलो मुझे, आप भी बताओ। एलएलपी निकाल के रखो, एलएलपी रेगुलर नोट्स। कितने लोगों का एलएलपी इनकम्प्लीट है? कंप्लीट है? हाँ, ठीक है। एक और इधर दो कंप्लीट है। मिताली और तेरा प्रिया कितना बचा है? तो ऐसी नहीं थी क्या? एक ही लेक्चर थी? कितनी ही नहीं, परसों थी। बाकी सबका कंप्लीट है। बता तेरा, चल बता। एलएलपी लेकर नहीं बैठने का तू, सबको एक बेंच पे बिठा, सबको डिस्टर्ब करता है, खुद का काम करके फिर बाद में। चलो, पढ़ाई का स्टेटस क्या है? पार्टनरशिप फाइनल हो चुका कि चालू है, बचा है, थोड़ा बचा है? क्योंकि अगर पार्टनरशिप हो गया तो कंपनी उठाओगे ना, क्योंकि पार्टनरशिप के बाद कंपनी उठाना बोला था और फिर एलएलपी उठा वैसा बोला था। क्योंकि पार्टनरशिप और कंपनी अच्छे से करोगे तो एलएलपी को बहुत कम टाइम लगेगा, और अपने को एलएलपी को ज्यादा टाइम देना भी नहीं है। मैक्सिमम 3 डेज भी बहुत हो गए, अपने को सिर्फ 2 से 3 दिन में एलएलपी पढ़ के खत्म करना है। गिव दैट टाइम टू कंपनी, गिव दैट टाइम टू पार्टनरशिप एंड निगोशिएबल वगैरह जो आएंगे वो नहीं। नेगोशिएबल अभी तक स्टार्ट करते टाइम पे वेटेज बताऊंगी उसका, बट कम ऐसा मत मान के चलो, एलएलपी से तो ज्यादा ही है, कम मत पकड़ो। और आपका 100 मार्क्स का पेपर है, मतलब पहले क्या था, इट वॉज 60 मार्क्स ना, 60-40 पैटर्न था। अभी टोटल 100 मार्क्स का है, तो एवरी चैप्टर का आपका वेटेज वैसे भी बढ़ गया है। इनफैक्ट अच्छी बात है, 60 मार्क के लिए इतना पूरा पढ़ना पड़ता था आपको, क्योंकि 60 मार्क का भी आपका पेपर हो तो भी आप क्या ही ड्रॉप करोगे ना। आप कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ते थे, पार्टनरशिप भी पढ़ते थे, एलएलपी भी पढ़ते थे, बट अभी आपका पेपर 100 मार्क का है, तो 100 मार्क के लिए आप उतना पढ़ोगे तो मैक्सिमम चीजें आने की प्रोबेबिलिटी है। इसके लिए वो, अगर आप उसका सही वे में देखो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं है कि उसका आपको डिसएडवांटेज होगा क्योंकि ग्रामर नहीं है 40 मार्क्स का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसको ही सही ढंग से करो तो वो आपके लिए एडवांटेज बन जाएगा। जैसे एक यूनिट के सिर्फ एक क्वेश्चन आता था, तो आपको क्या पता था? यस, यस, ऑफ कोर्स छोड़ नहीं सकते, बट अगर उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है तो भी करना पड़ेगा, तो फिर वो वर्थ इट है ऐसा मुझे लगता है। सो वो बेस्ट चीज है। अगर आपको जैसे बोलते कि 100 मार्क्स का लॉ आ गया है तो आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा वगैरह, वो तो होना ही पड़ेगा, नो डाउट विद दैट। बट आपको क्या है, आपकी जो राइटिंग स्पीड है उस पर काम करना है, क्योंकि 100 मार्क का इतना अपने को कोई भी हालत में, कोई भी हालत में पूरा पेपर कवर करना है। कुछ भी नहीं लिखना है, बट पूरा पेपर कवर करना है अपने को 100 मार्क्स का। अगर आप 100 मार्क्स का सॉल्व करते हो तो मैक्सिमम मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसके लिए थोड़ा स्पीड पे काम करना होगा, बाकी कुछ नहीं।
चलो आज क्या करें, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें फिर से, कि कोई एक पर्टिकुलर यूनिट बताओ जिसका रिवीजन ले सकता है। पार्टनरशिप का यूनिट का रिवीजन करें, जिसको घर पे डिफिकल्टी हो रही होगी या डाउट होंगे, सभी डाउट सॉल्व हो जाएंगे। सो पार्टनरशिप यूनिट टू पूरा रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद अपन उसके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर पार्टनरशिप को बहुत टाइम दिया है, फिर मैं डन कर दूंगी पार्टनरशिप। आई विल अज्यूम कि तुम्हारा पार्टनरशिप तुम्हारे एंड पे भी हो चुका है, फिर मैं सिर्फ क्वेश्चन देते जाऊंगी। Unit 2, relation of the partners. See, Unit 2 deals with the partners, how relations of the partner should be with each other. एक दूसरे से कैसा रहना चाहिए पार्टनर्स ने, बैठ जाओ तुम दोनों, एक दूसरे से कैसा रहना चाहिए। देन जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर मतलब क्या, जो भी बिजनेस कर रहे हैं क्या वो सही ढंग से करना चाहिए। यस, पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि पार्टनर्स को जो फर्म को जितना एंड तक लेके जा सके, जितना बेस्ट पॉसिबल वे में, जितना इफिशिएंटली कर सके उतना करना चाहिए। टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, चाहिए ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। जो भी आपने डिसीजन लिया है, जो भी पार्टी से डील किया है, क्या सारी चीजें दूसरे वाले पार्टनर को या सारे पार्टनर को बताना चाहिए। सो पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन देयर बिजनेस डिलीजेंटली, है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज दूसरा, पार्टनर शुड बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। दे शुड रेंडर फुल अकाउंट एंड ट्रू इंफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म। किसी एक पार्टनर के पास पर्टिकुलर कोई म्यूचुअल ड्यूटी हमने डेडिकेट कर दिया, तो क्या उसने दूसरे वाले पार्टनर को बुक्स ऑफ अकाउंट या वो सारी चीजें डिस्क्लोज करना चाहिए। आंसर इज यस, these are the basic duties of the partner, general duties of the partner. देन है ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड। अगर पार्टनर की फ्रॉड की वजह से, पार्टनर के फ्रॉडुलेंट इंटेंशन की वजह से, फ्रॉड की वजह से अगर फर्म को कुछ नुकसान होता है, तो क्या पार्टनर को फर्म को इंडेमनिफाई करके देना पड़ेगा। इंडेमनिफाई करके देना मतलब टू मेक गुड लॉसेस, टू कंपेंसेट दिस लॉसेस। एवरी पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म एनी लॉस कॉस्ट टू बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड कमिट किया और उसकी वजह से फर्म को नुकसान मतलब क्या, अल्टीमेटली बाकी पार्टनर्स को भी नुकसान है। यस, तो क्या उसको फर्म को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। Answer is yes. Partner have to indemnify the firm. Determination of rights and duties of partner by contract between the partners. ये जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स है, ये कैसे डिसाइड होते हैं। ऑनलाइन वाले एक बात बताओ, क्या आवाज आ रही है। पलक सिंह और कौन, पलक है, प्रसाद, प्रेरणा, अंजना, सुरेश, तनुजा। सो पलक है, प्रसाद क्या, प्रसाद तो नहीं है, आ रही है आवाज। So determination of rights and duties of the partners, the contract between the partners, partners की जो mutual rights and duties है, क्या वो partners की contract में जो partnership deed होता है उसकी वजह से change हो सकता है। आपस में वो rights and duties को change कर सकते हैं, कोई problem नहीं है। Agreement in restraint of trade देखा था। restraint मतलब क्या करना, restrict करना कि कोई particular partner पार्टनर टाइम पे कहीं और बिजनेस कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर उनका वैसा एग्रीमेंट होगा, मतलब सेम काइंड ऑफ बिजनेस नहीं कर सकता, जिसे हम कंपीटिंग बिजनेस बोलते हैं। अगर ऐसा एग्रीमेंट होगा तो दैट इज वैलिड। देन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस मतलब क्या, जनरली बिजनेस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एवरी पार्टनर हैव राइट टू टेक कंडक्ट इन द बिजनेस। हर पार्टनर को क्या बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। यस, सो एवरी पार्टनर शुड टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। देन एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड देयर ड्यूटीज डिलीजेंटली मतलब पूरे ऑनेस्टी के साथ, शिद्दत के साथ, है ना। अगर
कोई any difference arising in the ordinary matters, अगर कोई ऑर्डिनरी मैटर में डिफरेंस अराइज हुआ मतलब क्या, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे, दैट शुड बी सॉल्व्ड बाय द मेजॉरिटी पार्टनर्स का लेंगे, कंसेंट लेंगे और वो ऑर्डिनरी मैटर सॉल्व कर देंगे. Every partner has right to access and to inspect and copy the books of the firm. हर पार्टनर को firm के बुक्स कॉपी करने का, एक्सेस करने का, इंस्पेक्ट करने का राइट होता है. आंसर इज यस. अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया, इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर are duly authorized or they have right to access the books of account of the firm. और अगर पार्टनर्स ना दिखाए तो क्या वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन sue the firm. अगर फर्म अनरजिस्टर्ड हो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के sue करने के राइट पे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. पार्टनर्स आर नॉट शोइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज, क्या पार्टनर्स को रिमोनरेशन मिलेगा? हमने इस पे एक आंसर भी, एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है कि पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द रिमोनरेशन, राइट. पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द रिमोनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस अनलेस अदरवाइज अग्रीड. का मतलब क्या है? अनलेस अदरवाइज अग्रीड का मतलब इफ इट इज गिवन इन योर कॉन्ट्रैक्ट देन पार्टनर्स कैन टेक remuneration, but if it is not given in the contract, it will be assumed, it will be implied that partners cannot take remuneration. Then अगर आपका PSR डीड में नहीं लिखा होगा तो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली. प्रॉफिट्स इंक्लूड लॉसेस क्या? आंसर इज यस. सो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली. पार्टनर्स, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या इसको मिलता है पार्टनर्स को? The interest on capital, if it is given in the deed, that should be paid only in profit. सिर्फ प्रॉफिट इसमें से हम इंटरेस्ट दे सकते हैं. अगर एक आध साल फर्म को लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट गिवन इवन इफ इट इज मेंशन्ड इन द डीड. क्या करे, लॉस है, दे ही नहीं सकते हैं, है ना. देन क्या है? एनी पेमेंट दैट इज एडवांस. एडवांस मतलब क्या? ओवर एंड अबाउ कैपिटल. अगर किसी ने कैपिटल के ऊपर एक्स्ट्रा एडवांस कैपिटल लेके आया है, एडवांस पैसा लेके आया है, तो क्या वो एज गुड एज लोन टू द फर्म होगा? आंसर इज यस. दैट विल बी कंसिडर्ड एज लोन टू द फर्म. मुझे बताओ इसका प्रोविजन हो या ना हो, दोनों ही केस में इंटरेस्ट देना पड़ेगा? आंसर इज यस. क्योंकि अगर उतना पैसा बाहर साइड से लेते तो क्या उनको लोन देना पड़ता था? आंसर इज यस. तो अगर वही पैसा अगर आपने आपकी फर्म के पार्टनर से लाया है, लोन लेके आए हैं, तो आपको उनको भी क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द डीड, इट इज implied, it is assumed that interest on capital, that is interest on advances, should be paid at the rate of 6% per annum. 6% per annum. The firm shall indemnify the partner. पार्टनर को इंडिमिफाई करना चाहिए. The firm shall indemnify the partner in ordinary and proper conduct of the business. ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या है? कि अगर पार्टनर ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कंडक्ट में, मतलब काम करते करते, बिजनेस करते करते ऐसा हो सकता है कि थोड़ा पैसा कम पड़ गया, तो उसने क्या किया? टेम्पररी अपनी जेब से पैसा डाल दिया, तो क्या फर्म को इंडिमनिफाई करना पड़ेगा पार्टनर को? आंसर इज यस. ये हो गया ऑर्डिनरी कंडक्ट में. अभी मैं बताती हूँ इमरजेंसी में. जैसे फर्म को आग लग गई है, फर्म के स्टॉक को बचाना है, बारिश से बचाना है, आग से बचाना है, या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे एक या दो ही पार्टनर है, बाकी के नहीं है, और पार्टनर्स ने एक डिसीजन लिया टू, जो इमरजेंसी में डिसीजन लिया है पार्टनर ने फर्म को लॉसेस से सेव करने के लिए, और जो भी पैसा उन्होंने वो टाइम पे अपनी जेब से डाला है, तो क्या वो इंडिमनिफाई करना पड़ेगा? आंसर इज यस. जैसे पार्टनर को इंडिमनिफाई करेगी दो चीजों के लिए, एक तो पार्टनर ने ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कोर्स ऑफ कंडक्ट में कुछ किया, दूसरा अगर पार्टनर ने इमरजेंसी में कुछ किया. अब तुम लोग सब बोलो, इमरजेंसी में कुछ किया तो दोनों केस में क्या होगा? फर्म विल इंडिमनिफाई द पार्टनर. बट क्या ऐसा होगा कि पार्टनर को भी फर्म को इंडिमनिफाई करना पड़ेगा? अगर पार्टनर की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की वजह से, लॉ बिल्कुल निगलेक्ट वगैरह की वजह से अगर फर्म को लॉस हुआ है, बिजनेस को नुकसान हुआ है, तो इट इज पार्टनर्स ऑब्लिगेशन टू इंडिमनिफाई द फर्म. ये क्या हमने देखे? म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर. इससे बोलिए मुझे म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज में क्या है, क्या क्या चीजें?
आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर द रिमोनरेशन, कॉमा डाल के लिख लेना, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मतलब टेंशन नहीं, एग्री हुआ तो दो, नहीं हुआ तो देने की जरूरत नहीं। दूसरा PSR, if profit sharing ratio is not given in the deed, then profit should be paid equally. Okay, or interest on capital is paid out of profits only. Okay, so interest on loan or advances कितना 6 should be compulsorily paid 6% per annum। क्या बोली भाई? Even if it is not mentioned in the deed, इसके लिए मैंने बोला it is compulsorily paid 6% per annum के हिसाब से। और क्या था? And in cases, number one cases in the ordinary and course of conduct, and number two in emergency. Okay, क्या पार्टनर को इंडिमनिफाई करना पड़ता है? अगर पार्टनर ने कोई विलफुल निग्लेक्ट किया है या फ्रॉड किया है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, देन पार्टनर विल हैव टू इंडिमनिफाई टू द फर्म। These are the mutual rights and duties of the firm. Mutual rights and duties of the firm. Mutual rights and duties of the firm. जहाँ पे आपको स्टार्टिंग याद रहेगी कि पार्टनर शुड नॉट गेट रिमोनरेशन बिकॉज वी हैव सॉल्व्ड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना? जो अपन ने पहले देखा कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, इसमें क्या चीजें बोलोगे? कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बोलो। पार्टनर्स हैव राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ओके, दूसरा पार्टनर्स आर बाउंड डिलीजेंटली। ओके, तीसरा opinion between the partners that will be solved in majority voting or majority partners consent. Okay, or very nice, each and every partner can inspect, copy and access books of account of the firm. Yes, in case of death of any partner, the is correct, very nice, his legal representative will have all right to inspect, copy and access the books of account of the firm. Okay, very nice. Chalo. Yes, if other partners does not show the books of account to the legal representative, other matlab legal representative have right to sue the firm even if the firm is unregistered. हमने वो consequences को थोड़ा combine कर दिया क्योंकि आपको idea है इसके लिए। चलो next है property of the firm. Property of the firm की मतलब क्या partners की property है? Why? Because partners and firm are same entity, no problem. but इसका मतलब पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए वो प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए? नो, द फर्म्स प्रॉपर्टी शुड बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस। वेरी नाइस। अच्छा, प्रॉपर्टी है मतलब कौन सा प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी एग्जैक्टली, किसको प्रॉपर्टी बोले? सबसे पहले राइट्स, बेनिफिट, इंटरेस्ट और एसेट। मैं क्या चीज को प्रॉपर्टी, एसी, फैन, चेयर, इसको प्रॉपर्टी चलेगा? हाँ, the assets which are acquired by the partners, जो पार्टनर्स ने एसेट एक्वायर किए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब क्या बिजनेस करते करते जो एसेट पार्टनर ने एक्वायर किए, परचेस किए उनके पार्टनर ने, फर्म के पार्टनर ने, फर्म ने या पार्टनर्स ने एक्वायर किए, ऑफ कोर्स पार्टनर आर द एजेंट ऑफ द फर्म। तो पार्टनर जो भी एक्टिविटी करेगा फर्म के बिहाफ पे करेगा। सो जो और पार्टनर ने एक्वायर किए हैं उसे हम पार्टनरशिप एसेट बोलेंगे। या फिर मतलब क्या, हमने जब पार्टनरशिप फर्म चालू किया था तब सारे जो प्रॉपर्टी है, राइट है, इंटरेस्ट है, कॉमन स्टॉक में सब जो लेके आए थे इनिशियली धंधा चालू करते टाइम पे, बिजनेस चालू करते टाइम पे, क्या वो भी प्रॉपर्टी है? जो पहले लेके आए थे वो भी प्रॉपर्टी है, जो आपने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कंडक्ट एक्वायर किया है, परचेज किया है, और जो कोर्स ऑफ कंडक्ट आपने जनरेट किया है, क्या जनरेट करेंगे? गुडविल जनरेट करेंगे। क्या वो भी एक टाइप का इंटेंजिबल एसेट है? आंसर इज यस। ये देखो, आप क्या बोलोगे? ऑल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट विच पार्टनर्स
bought into common stock. बोलो मेरे साथ, all property rights and interest, एक लाइन है, all property rights and interest, इधर एक एरो किया मैंने, क्या एरो किया, bought into common stock, all property right and interest bought into common stock and all property right and interest acquired or purchased in course of conduct, all property right and interest bought into common stock मतलब हम सब साथ में लेके आए हैं, acquired और purchase मतलब हमने साथ में नहीं लाया, अभी परचेस किया, और दूसरा बिजनेस, क्या तीनों की तीनों चीजें हम बिजनेस का एसेट बोलेंगे? आंसर इज यस। तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो चलेगा, ऑल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट क्या है? बॉट इनटू कॉमन स्टॉक, अभी सबका आवाज चाहिए मुझे, एंड तीसरा और परचेज्ड बाय द फर्म, ऐसा बोलूं तो चलेगा। जिसको एक्वायर्ड याद आया वो एक्वायर्ड वर्ड लिखना, जिसको परचेस आया वो परचेस वर्ड लिखना, एंड तीसरा क्या था? मेन गुड्स ऑफ, जो गुड्स ऑफ कंडक्ट में जनरेट करते हैं उसे भी हम इंटेंजिबल प्रॉपर्टी बोल देंगे। एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब यूज करना पार्टनरशिप प्रॉपर्टीज एक्सक्लूसिव बिजनेस एंड नॉट द पर्सनल पर्पस, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, शैल बी एक्सक्लूसिवली हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म ओनली। देन है पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर्स, जिसका क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। पार्टनर्स ने अगर पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर लिया, कैसे पर्सनल प्रॉफिट अर्न करेंगे? दो चीजों में, एक तो आप फर्म का एसेट वापर के पर्सनल प्रॉफिट अर्न करोगे, मतलब प्रॉफिट डिप्लीट करके, या फिर मे बी आप कंपीटिंग बिजनेस करके पर्सनल प्रॉफिट अर्न करोगे। सो देयर आर टू वेज ऑफ अर्निंग पर्सनल प्रॉफिट। अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया है तो क्या उसको फर्म को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा? यस, आइदर बाय डूइंग कंपीटिंग बिजनेस और आइदर बाय यूजिंग द फर्म्स एसेट। दोनों वेज में अगर पार्टनर ने कंपीटिंग बिजनेस किया है तो पार्टनर विल हैव टू व्हाट? अकाउंट फॉर दिस पैसा, अकाउंट फॉर दिस मनी टू द फर्म। ये लो फर्म इतना पैसा कमाया है, तो क्या वो पैसा सारे पार्टनर्स में बटेगा इंक्लूडिंग दैट पार्टनर? यस, आंसर इज यस। So if a partner derives any profit for himself or any transaction of the firm का कोई भी ट्रांजेक्शन हो, वो जो फर्म का पार्टनर है उसने पर्सनल प्रॉफिट अगर डिराइव किया है फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, आइदर आप प्रॉपर्टी यूज करके बिजनेस कनेक्शन यूज करके डिराइव करो प्रॉफिट, दोनों इसमें क्या माना जाएगा? आपने क्या किया है? पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया है, दैट पार्टनर शैल अकाउंट फॉर प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। चाहे कोई पार्टनर, एनी पार्टनर डिराइव्स प्रॉफिट फ्रॉम हिमसेल्फ फॉर द फ्रॉम द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी और business connection. So in both ways, that particular partner should account for this money to the firm. उनको पैसा देना पड़ेगा। Partners carry a business of the same nature, जिसको हम क्या बोलेंगे? If partners carry competing business with that of the firm, he shall account for and pay the profit made to him by this business. Both the cases में पार्टनर को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहा है क्या? अभी तो अच्छे से एकदम पूरा प्रॉपर स्मूथ ही रिकॉल, घर पे जाके फिर अगर ये पढ़ोगे एकदम अच्छे से रिकॉल हो जाएगा, है ना? देन है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। हमने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर तो देख लिया, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। अब क्या है? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंज इन द फर्म। फर्म में चेंज होना मतलब क्या होता है? क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन अकाउंट जो आप बनाते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। पहले 4 पार्टनर थे, एक का एडमिशन हो गया, 5 हो गए। पहले 4 पार्टनर थे, एक का डेथ हो गया, 3 हो गए। तो ये केस में वी विल हैव टू मेक रिकॉन्स्टिट्यूशन अकाउंट। सो कौन से केस में फर्म चेंज होती है? Where new partner comes in, मतलब एडमिशन के केस में। दूसरा, where some partner goes out, either डेथ होगा या रिटायरमेंट होगा। दोनों केस में एक कोई अगर आता है तो चेंज होता है, कोई जाता है डेथ की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से तो चेंज होता है।
where the partner concerned carrying business other than the business for which was originally formed. क्या है कि पार्टनरशिप बिजनेस एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, रीजन के लिए फॉर्म हो गया, पार्टनर्स बोर हो गए, बोले कि वी विल चेंज द पर्पस बिजनेस, क्या रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? आंसर इज यस. उनका ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, हो सकता है. Where the partnership is carried on after the expiry of fixed term. Fixed partnership क्या होता है? Tell me what is fixed partnership? The partnership which is उसमें मेरे को बोलो. These are just the types. मैं क्या पूछ रही हूँ कि अगर जो पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड है, एक है पार्टनरशिप एट विल, दूसरा फिक्स पीरियड. फिक्स पीरियड there are 2 points in fixed period. डेट में मेंशन रहनी चाहिए. दूसरा जिससे हम डिटरमाइन करेंगे द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज फिक्स, दैट इज द प्रोविजन इज मेड. याद है क्या? made for the tenure of the partnership that is fixed. और at will में क्या था? For the tenure of the partnership, वो क्या था? At will था. आपने पढ़ा ना काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में, हर एक का मीनिंग पढ़ा क्या? At will में 2 पॉइंट्स थे, फिक्स में 2 पॉइंट्स थे. At will और फिक्स का पॉइंट्स, जहाँ पे आप टेन्योर के लिए प्रोविजन बनाते हो तो वो क्या हो गया? फिक्स हो गया. जहाँ पे आप टेन्योर के लिए प्रोविजन नहीं बनाते हो वो क्या हो गया? एट विल हो गया, लंबा चलेगा, है ना? हो गया. फिर से देख लेना करते जाके. अगर कोई पर्टिकुलर पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी पार्टनर्स बोले कि ठीक है अपन कंटिन्यू करते हैं बिजनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये केस में भी उनको क्या करना पड़ेगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. मुझे बताओ कौन से 4 केसेस में आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा? एक तो है एडमिशन व्हेन न्यू पार्टनर कम्स इन, दूसरा है व्हेन पार्टनर गोज आउट बाय डेथ, रिटायरमेंट, ओके. तीसरा चेंज इन व्हाट? चेंज इन end of expiry time period. when time period is expired and partners will to continue the business. So expiry of fixed period, after that partners are continuing the business, that is the third point. और जो बिजनेस कर रहे हैं वही चेंज कर दिया तो they are changing the form of the business, so that will be reconstitution. अगर ये पार्टनरशिप की फॉर्म चेंज हो गया, but the mutual rights and duties of the partner will remain the same. Yes, अभी सबको अगर रिमोनरेशन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, डिलीजेंटली फॉलो करना है तो करना है, बुक्स को इंस्पेक्ट करने का राइट है तो है. सो म्यूचुअल राइट लाइबिलिटीज और म्यूचुअल राइट्स विल नॉट चेंज इवन बाय द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन और चेंज इन द फॉर्म. म्यूचुअल राइट्स विल रिमेन द सेम, रिमेन द सेम, रिमेन द सेम. हमने देखा रिलेशन ऑफ वन पार्टनर टू अनदर वन, अभी देखेंगे रिलेशन ऑफ पार्टनर टू पार्टी. मतलब क्या? आउटसाइडर, जो आपके क्रेडिटर है, आपके मतलब सप्लायर है ना, जो आपको लोन देने वाले लोग हैं सारे, वो क्या हो गए? थर्ड पार्टी हो गए. पार्टनर एजेंट ऑफ द फर्म माना जाएगा फॉर आउटसाइडर. तो अगर आउटसाइडर पार्टनर को इंफॉर्मेशन मानेंगे, द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द पार्टनर. किसका है? एजेंट, फर्म का एजेंट है. सो एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एजेंट विल बी कंसीडर्ड एज इंफॉर्मेशन इज गिवन टू हिज प्रिंसिपल, दैट इज द फर्म. हाँ, implied authority एजेंट ऑफ द फर्म, implied authority पार्टनर. पार्टनर की implied, सबसे पहले मेरे को बताओ व्हाट इज implied? अनसेड बाय करना ही है. अगर हर पार्टनर को एक्टिवली बिजनेस में टेक पार्ट करने का राइट होता है, आंसर इज यस. एवरी पार्टनर एक्टिवली, every partner right to take part in the business actively. Every partner should continue the business to the greatest common advantage. Every partner should follow his duties diligently. Every partner should show books of account, inspect copy वगैरह वगैरह. All these are implied, मतलब unsaid general duties है. क्या चीजें
पार्टनर की जनरल ड्यूटी नहीं आते हैं. What are the things which are not considered? What are the things which are not considered under implied authority of partner? Tell me. क्या कोई पार्टनर ओपन कर सकता है in his own name? Partner cannot open banking account on behalf of he have no authority. पर जाके कर सकता है? आंसर इज नो. दूसरा, क्या पार्टनर पढ़ाया था ना ये पॉइंट? हाँ. कैन पार्टनर सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द फर्म टू द आर्बिट्रेशन? एक अकेला पार्टनर चला गया आर्बिट्रेटर के पास, वकील के पास, बोले मेरे को क्या करना है, एक डिस्प्यूट सबमिट करना है, कर सकता है? नहीं. उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बाकी ऑल अदर पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा. एक तो है कि बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है इन हिज ओन नेम ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म. करेक्ट. दूसरा है ही कैन नॉट सबमिट एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द फर्म आर्बिट्रेटर, मतलब लॉयर. देन और क्या नहीं कर सकता है? एनी पार्टनर कैन नॉट विड्रॉ अ सूट प्रोसीडिंग फाइल ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. मतलब क्या, फर्म का कोई लीगल कार्यवाही चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है, पार्टनर चला गया जाते जाते घर जाते जाते और वो प्रोसीडिंग निकाल के लेके आया, हमको अभी केस नहीं करना बोले, कर सकता है? नहीं. क्या ये करने की पार्टनर? आंसर इज नो. इसके लिए पार्टनर्स को बाकी सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा. देन पार्टनर कैन नॉट एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म. एडमिटिंग लायबिलिटी मतलब क्या? हाँ चलो ठीक है, मेरा इतना पैसा देना बनता है. पार्टनर बोल रहा है हमसे तो सिर्फ तेरा क्या, उसका अकेले का पैसा है क्या? फर्म का पैसा, मतलब सारे पार्टनर्स का पैसा है. तो कोई ऐसा पार्टनर खुद से एडमिट कर सकता है लायबिलिटी को? आंसर इज नो. क्या पार्टनर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है? नहीं. ये करने के लिए भी उसको इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं दिया है. एक्वायर कर सकता है, नहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी कर सकता है, ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ सेल हो, है ना. और क्या वो पार्टनरशिप आंसर इज नो. सो पार्टनर्स को सारी चीजें करने की इम्प्लाइड अथॉरिटी है, बट क्या चीजें करने की इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है? चलो रिकॉल करो कि मुझे सबमिट अ डिस्प्यूट ऑन बिहाफ ऑफ सबमिट अ डिस्प्यूट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म on behalf of the firm in its own name. Open a bank account on behalf of its own name. Admit a liability of cannot transfer he cannot enter into partnership with another partnership on behalf of firm. एक रह गया. He cannot fix or relinquish. Relinquish करना मतलब माफ करना, छोड़ना. Compromise करना मतलब सेटलमेंट करना. जैसे तेरे 50,000 सेटल कर दे, इसको बोला जाता है compromise करना. Relinquish मतलब तेरे 10,000 एक काम कर, ठीक है माफ कर दिया, इसको बोलते हैं relinquish. नहीं कर सकता. So any partner cannot compromise or cannot relinquish any liability of the. समझ गया साथी? चलो नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा तो सबसे पॉइंट था हिंदी में, इंग्लिश में नहीं बोलो. व्हाट इज एक्सटेंशन एंड रिलिंक, क्या था? Extension and restriction of partners authority. What is the point? Tell me. Correct. Correct. Two conditions are there. Correct. What if third party knows about the restriction? Then who is liable? Firm is not liable, of course.
and if third party does not know about the restriction, then firm will be liable. करेक्ट है? फिर से समझाओ, समझाओ. पार्टनर्स के म्यूचुअल एग्रीमेंट से क्या किसी पार्टनर का लाइबिलिटी या पार्टनर का जो राइट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अथॉरिटी के? हाँ, तू ये काम मत कर, तेरे पे ट्रस्ट नहीं है, तू फाइनेंस का काम मत कर, तू मार्केटिंग का काम मत कर. सो पार्टनर्स कैन रिस्ट्रिक्ट और एक्सट्रीम्स एनीवन अथॉरिटी. ठीक है, बट अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कोई एक की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और इफ अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता होने के बावजूद भी आप उस पार्टनर को अप्रोच कर रहे हो, देन क्या फर्म लाइबल रहेगी? देन फर्म विल नॉट बी लाइबल. एंड इफ थर्ड पार्टी डज नॉट नो अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, मतलब क्या कि गुड फेथ में थर्ड पार्टी वो पार्टनर को अप्रोच करती है और बताती है कि ऐसा ऐसा काम था, तो वो पार्टनर को तो उसको काम अलॉट करने की अथॉरिटी नहीं है. बट क्या थर्ड पार्टी को ये चीज पता है? नहीं है. तो देन फर्म विल बी 100% liable in this case. These are the 2 points you should remember. Partners authority in emergency. In emergency, partner have authority to do all such act for the purpose of protecting the firm from the losses as a man of ordinary prudence. Then effect of admission by a partner. Admission or represent. See, अगर आपको किसी पार्टनर को एडमिट करवाना है, चाहे वो माइनर हो ना हो, क्या आपको बाकी सारे पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा? आंसर इज यस. यू विल नीड कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स. इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर. एक्टिव पार्टनर इनको बोलना है. अगर एक्टिव पार्टनर को नोटिस दिया तो किसको नोटिस दिया मानेंगे? We will consider notice is given to the firm. Why? Because partners are agent of the firm, and if we give notice to the agent, it will be considered as notice is given to their principal, that is firm. Notice to the partner who habitually acts in the business of the firm of any matter relating to the affairs of the firm operates as notice of the firm. Notice to the partner will operate as a notice to the firm. Partner कौन सा होना चाहिए? Active partner होना चाहिए. Except in case of fraud of the firm committed by with the consent of partner. मतलब fraud के केस में वो हम नहीं मानेंगे, बट बाकी all other केस में, मतलब ordinary course of conduct में अगर वो पार्टनर को नोटिस दिया है तो we will consider as if notice is given to the firm. Third party liabilities. Liability of a partner for act of the firm. जैसे कि फर्म ने थर्ड पार्टी से उधार लिया, 4 पार्टनर ने मिलकर उधार लिया 4 लाख रुपए, और सारे पार्टनर का हर चीज में प्रॉफिट में वगैरह लाइबिलिटी इक्वल है. सो एवरी पार्टनर शुड लाइबल टू पे हाउ मच? 1 लाख ईच. बट क्या सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे अकेला पार्टनर जाके 4 लाख देके आएगा कि एक जाके एक लाख देके आएंगे? आंसर इज नो. पार्टनर्स आर हाउ? जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल. या तो आप जॉइंटली लाइबल हो या फिर सेवरली मतलब अलग से. सेवरली मतलब क्या 1 लाख के लिए? क्या नहीं. सेवरली मतलब एक अकेला पर्सन सबके बिहाफ पे carried on by all or any of them acting for all. सबके बिहाफ पे पूरे 4 लाख जाके देना चाहिए. क्या बाद में फर्दर वो वसूल करेगा? आंसर इज यस. थर्ड पार्टी को क्या कौन पार्टनर पैसे दे रहा है उससे मतलब है कि 4 लाख से मतलब है? 4 लाख से मतलब है. लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर. अभी मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको पॉइंट? लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी. तो आपके पार्टनर का आपके फर्म का पार्टनर भी फ्रॉड करे, थर्ड पार्टी को कुछ लेना देना है नहीं. वो बोलेगी आपका पार्टनर फ्रॉड कर रहा है, वो धोखेबाज है, हमको क्या करना है, हमारा पैसा तो लौटाओ. तो इवन इफ पार्टनर डज द फ्रॉड, इज firm is liable to third party? Answer is yes. The firm is liable to the same extent as that of the partner for any loss or injury caused to the third party by the wrongful act of the partner. Firm is liable to the same extent if they are done by the partner while acting in the ordinary course of business or with authority of partners. मतलब क्या है कि ordinary course of conduct में किसी पार्टनर ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कंडक्ट में कुछ गलत हरकत कर दी, रॉन्गफुल एक्टिविटी कर दी, मतलब बिजनेस चलाते ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कंडक्ट में, बिजनेस आवर्स में, तो क्या फर्म लाइबल है?
आंसर इज यस। या फिर विथ अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, यहाँ पे तो फर्म पूरी लाइबल है, मतलब क्या सारे पार्टनर का कंसेंट है, सब मिलके फ्रॉड कर रहे हैं, तो क्या फर्म लाइबल है? तो भी फर्म लाइबल है। थर्ड पार्टी को तो पैसों से मतलब है इसके लिए। लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर। मिस एप्लीकेशन मतलब क्या? प्रॉपर्टी का, पैसों का, गुड्स का सही एप्लीकेशन ना करना। एप्लीकेशन मतलब इस्तेमाल, यूज होता है। Where a partner acting with his apparent authority receive money or property from third party and misapplies it. मतलब क्या? थर्ड पार्टी से पैसे रिसीव किए, आते आते किसी को पार्टी दे दी, पैसों का गलत इस्तेमाल कर दिया, फॉर्म तक पहुंचने चाहिए थे, बैंक में पहुंचने चाहिए थे, नहीं पहुंचे पैसे। और a firm in course of the business receive money or property from third party and money or property is misapplied by the partner while in the custody of the firm is liable to make the good loss. फर्म इज लायबल टू मेक द गुड यूज ऑफ पार्टी की बात चल रही है। राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिपनेस, इसको उसको उठाओ उन्नति को। राइट, ट्रांसफरी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरी का मतलब जिसको इंटरेस्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, जो ट्रांसफर करता है वो ट्रांसफरर, जिसको ट्रांसफर किया जाता है वो ट्रांसफरी। राइट ऑफ ट्रांसफरी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया क्या था उसका? राइट ऑफ ट्रांसफर ही कुछ होता है क्या? यस, एक होता है ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस और एक होता है ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, ऑन डिसोल्यूशन। ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन में क्या? ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरफेयर विद द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। दूसरा, ही कैन नॉट रिक्वायर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ही कैन नॉट इंस्पेक्ट और check books of account। क्या करेगा? कुछ ही नहीं करेगा। तो he is only entitled to receive his share of transferring partner and bound to accept the profit as agreed. He cannot challenge the books of account। हम continuation की बात करें। अब हम dissolution की अगर बात करें तो transferee will be entitled against the other partner for what? To receive the share of the asset of the firm to which transferring partner is entitled to for the purpose of ascertainment of the share. Minors admitted to the benefit of the partnership। क्या माइनर एडमिट हो सकता है? ये वाला यहाँ पे पॉइंट है डिटेल। माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विथ कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। ओके, से अभी माइनर भी पार्टनर है तो उसको कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज रहेगा जैसे अदर पार्टनर को। टेल मी व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज? राइट टू शेयर इज अग्रीड प्रॉफिट, जो बाकी को मिल रहा है उसको प्रॉफिट तो मिलेगा ही। सो ही हैज राइट टू शेयर, he has right to access, inspect, copy books of account because he is also a partner, भले ही प्रॉफिट में हो सिर्फ। और he can sue other partners for his share only after when he is severing or he is parting his connection with the firm। जब फर्म में काम कर रहा है और फर्म मान लो पार्टनर्स ने पैसा नहीं दिया तो क्या कर सकता है वो? he has no any option, but when he is parting with the firm, रिटायर हो रहा है मतलब फर्म से दूर जा रहा है, निकल रहा है, तो देन क्या वो स्यू कर सकता है बाकी पार्टनर्स को? आंसर इज यस। अगर उसको पार्टनर बने रहना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करने की जरूरत है, अपना काम करते रहो। बट पार्टनर बनने के बाद क्या होगा? he will be liable same extent from the day when he is admitted in the partnership। okay, but अगर इसको नहीं बनना है पार्टनर तो he will have to give no, कब? एक दिन पहले, then 6 months prior notice should be given। what if he failed to give the notice or he forgot to give the notice? then by default he will be liable from the day when he was admitted to the partnership। क्या वो अगर नोटिस नहीं दिया या भूल गया तो ऑटोमेटिकली पार्टनर बनेगा? आंसर इज यस। मे बी बाय हिज ओन विलिंगनेस और मे बी बाय failure of giving the notice, by both the cases that minor will be partner and he will be liable to the same extent from the day when he was admitted to the partnership firm। not to become partner तो टेंशन ही नहीं है ना। क्या अगर what if he not to become the partner, if he elect not to become a partner, then his rights and liabilities will continue to be those minor till the date he is giving the public notice। दूसरा, his share shall not be liable to the firm after the act of the firm
डेट ऑफ हिज आफ्टर डेट ऑफ हिज पब्लिक नोटिस देने के बाद के कोई लायबिलिटी के लिए आंसर इज नो। हाँ, बट क्या उसके पास एक राइट आ जाएगा? ही हैव राइट सो अदर पार्टनर ओनली इफ ही डज नॉट गेट हिज शेयर मिला है तो स्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, बट वो स्यू करने का राइट तभी आता है जब when minor is parting or severing his connection with the firm. मुझे इससे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से रिकॉल हो रहा है ना? Then legal consequences of partner coming in and going out, मतलब एडमिशन और रिटायरमेंट या डेथ के केस में क्या लीगल consequences रहेंगे? No partner shall be introduced as a partner into firm without consent of all other. क्या बोला है बेसिकली? एडमिशन के लिए क्या सारे पार्टनर का कंसेंट चाहिए? हाँ चाहिए। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, ओके, इफ देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म और उनका कोई सप्लायर है और उनका करंट एक लाइबिलिटी चल रहा है, मतलब पे ऑफ करना है, एक डेट है, अभी वो डेट 1 मंथ का डेट है और वो 1 मंथ के ड्यूरेशन में कोई और एक पार्टनर ऐड हो गया तो क्या उनको क्रेडिटर का कंसेंट लेना पड़ेगा क्या? हाँ, उसको वो डेट में या वो ट्रांजैक्शन में ऐड करने के लिए दे विल नीड कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर। पुराने लाइबिलिटी में ऐड होना है। जनरली अपना प्रोविजन क्या है? राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर, द क्रेडिटर्स कंसेंट इज नेसेसरी इन एवरी केस टू मेक द ट्रांजैक्शन ऑपरेटिव। हमें क्रेडिटर का कंसेंट चाहिए कि क्या हम ये ट्रांजैक्शन को ऑपरेटिव रखें या रिन्यू करें। हमारे पास एक पार्टनर क्या हो गया है? ऐड हो गया है। सो द क्रेडिटर दैट इज द आउटसाइडर कंसेंट इज नीडेड। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, क्या पार्टनर रिटायर हो सकता है? कैसे? खुद की मर्जी से हो सकता है, बाय विल, बट उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस तो देना ही पड़ेगा रिटायरमेंट के लिए। कोई सपोज एक है पार्टनरशिप एट विल के केस में एक पार्टनर को होना है रिटायर, तो क्या करेगा? ही विल हैव टू गिव नोटिस इन राइटिंग फॉर द रीजन ऑफ रिटायरमेंट टू ऑल पार्टनर्स, ये तो पता है। देन कैसे रिटायर हो सकता है? हमको नोट्स दिए हैं, बाकी पार्टनर्स के कंसेंट से हो सकता है, या फिर अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट में ऑलरेडी गिवन है कि मैं इतने इतने टाइम बाद रिटायर होऊंगा तो तब वो रिटायर हो सकता है। whether it is partnership at will, then giving notice in writing to all other partners of his intention to retire. will है तो ये सारे केसेस में पार्टनर्स क्या हो सकता है? रिटायर होगा। पार्टनर रिटायर होने के बाद उसकी सारी लाइबिलिटीज खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं, जिस टाइम तक वो लाइबल, अगर कोई न्यू ट्रांजैक्शन होगा तो then he will not be liable after the date of public notice is given, but till the date public notice is not given, the particular partner would be liable for all the extent up to his share. Expulsion of partner, section number 33. पार्टनर ऐसे अपन झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई तो हकाल दिया, ऐसा हो सकता है? नहीं। एक्सपल्शन कैसे होना चाहिए? Expulsion should always be in good faith. The partner may not be expelled from the firm by majority, save in exercise in good faith confirmed by the contract between the partners. मतलब क्या? भले ही आपके एक्सपल्शन के लिए मेजोरिटी हो गई, बट क्या वो गुड फेथ में है? क्या आप खुन्नस निकाल रहे हो? ये चेक किया जाएगा, तो इसके लिए मेजोरिटी तो लगेगा ही, प्लस अलोंग विद दैट क्या चाहिए? गुड फेथ चाहिए। गुड फेथ मतलब पार्टनर का एक्सपल्शन फर्म के किस में चाहिए? फेवर में चाहिए, इंटरेस्ट में चाहिए, बेनिफिट में चाहिए। तो क्या क्या है कर सकते हैं? द पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट बी एग्जिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दूसरा, पावर शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, इट शुड बी एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ। अब ये गुड फेथ मतलब क्या लगा रखा है? गुड फेथ का क्या है? 33 सबसेक्शन 1 में है, क्या है? एग्जैक्टली ट्रू टेस्ट है कि बाबा ये है तो हम मानेंगे गुड फेथ है। ट्रू टेस्ट ऑफ गुड फेथ बोलो, कैसे होना चाहिए? पार्टनरशिप फर्म के फेवर में, इंटरेस्ट में होना चाहिए। दूसरा,
जो पार्टनर को हमने सीवियर किया है, अलग करना है, उसको क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। क्या उसको ओबीएच अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देना पड़ेगा? आंसर इज यस। अगर इसके अलावा इफ पार्टनर इज एक्सपेल्ड अदरवाइज, देन क्या वो एक्सपल्शन नल एंड वॉइड मानेंगे? आंसर इज यस। सिर्फ गुडफेथ या सिर्फ मेजोरिटी होके काम बनेगा क्या? नहीं, मेजोरिटी तो हकाल देंगे, बट क्या गुडफेथ में है क्या? नहीं, दैट वी विल हैव टू चेक। सो मेजोरिटी के साथ गुडफेथ में भी होना चाहिए। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब जिस दिन वो कोर्ट से इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट हो गया, क्या सेम डे से उसके लाइबिलिटी सारे खत्म हो जाएंगे टुवर्ड्स द फर्म? यस, द डे व्हेन कोर्ट adjudicate this partner as insolvent one, his liability will comes to an end, right? इंसॉल्वेंसी की क्या क्या इफेक्ट है, एक बार गो थ्रू कर लो 5 पॉइंट्स। क्या इंसॉल्वेंट पार्टनर पार्टनरशिप में एज ए पार्टनर कंटिन्यू रह सकता है? नहीं, बिकॉज ही इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। 2, 3, 4, 5 अच्छे से रीड कर लो। मैं भी अभी ऐसे, कैसा लगता है देख लो। इसको भी उठा दे, जो इतना आराम से नहीं, ऐसे फटकन मार के उठाने का। मेरे पास लकड़ी होती थी ना, सच में अगर ऐसा कोई परमिशन होता था तो तुम लोगों को, मतलब तुम लोग डर सोने के लिए। लकड़ी लेके आओ क्या सच में? वो क्या बोलते, वो छड़ी, पट्टी, छड़ी बोलते हैं ना? हाँ, जो भी। अभी मेरे को लग रहा है मैं वैसे स्टील का वो लेके आऊंगी प्रॉपर, जो पुराने जमाने के थे ना टीचर्स, वैसे ही। नहीं तो कोई झाड़ की लकड़ी लेके आ जाऊंगी तोड़ के, ऐसी लगेगी ना फिर। यहाँ से यहाँ तक तो पहुंचनी चाहिए, गौरव तक तो अभी भी वो सुन रहा है, देख। ऐसे लोगों को तो लकड़ी से ही सीधा करना चाहिए। तुम लोगों के घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे, तुम लोगों के घर वाले भी बोलेंगे इसको मारो, कुछ नहीं होता। देखा देखे होंगे घर वाले की मैम मत मारो, बाकी तो मेरे को सब ऐसे ही दिख रहे जो बोलेंगे आपके हवाले कर दो, जो करना है करो, हम लाके देते आपको लकड़ियां। चलो पढ़ लिए 5 पॉइंट्स, एनी प्रॉपरली देख लो 5 पॉइंट्स। कल जाके आया तो लिख पाओगे ऐसा देख लो एक बार, नजर नहीं मारना है, रीड करना है। क्या चैप्टर 2 अच्छा थोड़ा टफ था क्या? बड़ा है? टफ किसको लगा, मतलब जिसने पढ़ा होगा घर पे टफ लगा, और किसको थोड़ा टफ लगा और अभी लगा कि ठीक है, अभी और एक बार पढ़ने के बाद अच्छा लगेगा, घर पे फैमिलियर हो गया एकदम से? मैं रिवीजन करवा रही हूँ। वैसे ही आप घर से अगर घर पे भी खुद होके नया यूनिट लोगे और खुद होके ट्राई करोगे तो भी आपको फैमिलियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं ही करवाऊंगी तो होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पढ़ा क्या? कितने पॉइंट्स है? एक्सपल्शन का प्रोविजन पूरा सो गया था। एक्सपल्शन का प्रोविजन बोल, क्विकली एक्सपल्शन का प्रोविजन रिवाइज करवा सबको। चल अभी हुआ 1 मिनट पहले। उसको क्या पूछ रहा है? क्या रेफरेंस? एग्जाम में रेफरेंस थोड़ी आता है। एक्सपल्शन का प्रोविजन बोल। चल कल तो लिखवाया भी था ना, देख के नहीं, उसका नोटबुक बंद कर। जो आता है वो बोल। चल एक्सपल्शन का प्रोविजन एक्सप्लेन कर। कल मैंने लिखवाया भी था, तुम लोगों ने लिखा भी था। वो आने वाले है क्या तेरे को एग्जाम में पेपर लिखने तेरा? जयेश तू तेरा पेपर छोड़ के इसका पेपर लिखने जाने वाला है क्या? इसके लिए क्लास में सोना नहीं, इसके बाद लिखा क्लास में, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ अर्निंग हो गए।
तेरे हंड्रेड्स ऑफ नैप्स हो गए लॉ के लेक्चर में, अब मैं तेरे घर पे कंप्लेंट करूंगी, घर वालों को बुलाऊंगी मिलने को, सोता रहता बोलूंगी क्लास में। और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे प्रूफ भी, विटनेस है। सबको ये सोता है ना बहुत, 5-5 मिनट के लिए, 10-10 मिनट के लिए भी सो जाता है। सोने के लिए थोड़ी आए हो तुम लोग क्लास में। अगर किसी को लग रहा है कि तो पानी पी, जाके मुंह पे पानी मार के आओ, बहुत ऑप्शन है ना, जाने आने में एक चक्कर हो जाती है तो नींद उड़ जाती है। बार बार भी नहीं, बट एक बार कर सकते हो ना ऐसा, 2 घंटे के टाइम स्पैन में। लाइबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर का स्टेट लाइबल, इसका भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। डिसीज पार्टनर का स्टेट कितने एक्सटेंट तक लाइबल होता है बताओ? यस, उतना ही, उससे ज्यादा नॉट लाइबल। और एक्स्ट्रा बच गया सब जाके तो दैट शुड बी गिवन टू देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, ये देखो अपना क्वेश्चन कितना एग्जैक्टली उसका, मैं पूरा पढ़ती हूँ। क्वेश्चन याद है क्या क्या था कि एक थर्ड पार्टी डील कर रही थी, उसका डेथ हो गया, और क्वेश्चन में ऐसा मेंशन था, क्वेश्चन में क्या मेंशन था कि द पब्लिक नोटिस हैज नॉट बीन गिवन। हमको डेथ के केस में पब्लिक नोटिस देने की भी जरूरत होती है, ये हमने लिखा भी था, पढ़ के सुना दूं। द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ऑफ कोर्स डेथ हो, इंसॉल्वेंसी हो, कुछ भी हो, डिसोल्यूशन होता है। But the rule regarding the dissolution by death of the partner is subject to the contract. पार्टनर्स अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करे कि अगर डेथ की वजह से हमारा पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगा तो देन इट विल कंटिन्यू सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द parties and partners are competent to agree that the death of fund will not have effect of dissolving the partnership as regard to the surviving partner। मतलब क्या, पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि बाबा किसी का इनकेस डेथ भी हो गया जो अपने हाथ में नहीं है तो हम हमारा फर्म क्या नहीं करेंगे, डिसॉल्व नहीं करेंगे, unless the firm consists of only 2 partners। सिर्फ 2 पार्टनर के डेथ से डिसॉल्व होने वाली है, बट ज्यादा रहे और पार्टनर्स ने म्यूचुअली ऐसा एग्री किया, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, तो किसी का डेथ असर पड़ेगा क्या, डिसोल्यूशन होगा नहीं होगा? कल का एग्जैक्टली क्वेश्चन का आंसर कर रही हूं मैं, यही प्रोविजन मैंने लिखवाया था सेक्शन 35। It is not necessary to give any notice either to the public or a person having dealing with the firm। मुझे बताओ डेथ के केस में क्या पर्टिकुलर फर्म के साथ जो डील कर रहे हैं, मतलब क्रेडिटर हो, आउटसाइडर हो, सब उनको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है? आंसर इज नो नो नो, है ना। ये आप एग्जाम्पल पढ़ लो, कोई जोर से पढ़ लो कि सब मन में पढ़ ले। एग्जाम्पल कौन पढ़ रहा है? सब हर्ष, सब लोगों को होना चाहिए। एक्स लाइफ टाइम, मैंने यही आंसर आपको लिखा है। यस, आप समझ में आया, लॉजिक समझा? मैंने कुछ अलग मेरे मन से लिखवाया नहीं, जो प्रोविजन था मैंने आपको लिखवा के दिया, सेक्शन 35 का जो प्रोविजन था यही आंसर मैंने लिखवाया। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा प्रोविजन के फॉर्म में दिया है, पता नहीं इन्होंने एग्जाम्पल दिया क्योंकि एक्स एज अ पार्टनर लिखा है, इसके लिए मैं भी एग्जाम्पल दिया होगा। तो एक्स के लाइफ टाइम में वो डेट अराइज हुई क्या? नहीं। सो क्या एक्स इज लायबल? नो। Then outgoing partner right of outgoing partner to carry on competing business, can outgoing partner carry a competing business? Answer is yes, but क्या कुछ restrictions आ जाते हैं? हाँ, क्या आ जाते हैं? He cannot use firm का नाम, then he cannot represent himself as if he is partner of the firm, is carrying on the same business, or he cannot solicit the customer of the previous firm। solicit करना मतलब बहलाना फुसलाना, अपने पास बिना काम का अट्रैक्ट करना, मतलब सी तुम लॉफुल या वैलिड करते हो, जानते हैं आपके पास आ रहे हो तो अलग है, बट ऐसे बहला नहीं सकते, उधर तो कुछ खराब माल मिलता है मेरे पास आओ, ऐसा नहीं बोल सकते।
right of outgoing partner in certain cases to share the subsequent profit. Subsequent profit. Where any member has died, where any partner of the firm has died or otherwise ceased to be a partner and surviving or continuing partner carry on the business. याद आया कुछ? एक पार्टनर सीज हो गया या रिटायर हो गया तो उसका शेयर यूज करके बाकी पार्टनर्स ने बिजनेस मतलब क्या फाइनल सेटलमेंट ही नहीं किया और वो बिजनेस कैरी ऑन किया तो क्या उसका पैसा यूज करने जैसे है, तो क्या उसको इंटरेस्ट देना चाहिए? आइदर आप इंटरेस्ट दो या फिर आपको जितना वो ड्यूरेशन में उसका पैसा मिला उसका उतना शेयर दो. पढ़ के बताती हूँ, एकदम ध्यान दो अच्छे से. Then died or otherwise ceased to be partner and surviving partner continuing the partners carry on the business of the firm with the property of the firm without any final settlement of the account between them and outgoing partner or its estate, then in the absence of the contract, मतलब क्या भले ही कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हो तो भी आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? आंसर इज यस. तो भी क्या आपको उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा? आंसर इज यस. In the absence of a contract, the outgoing partner or his estate, outgoing partner or his estate is entitled at the option of himself or his legal representative to such share of profit made since he ceased to be a partner. मतलब क्या, जिस दिन से वो पार्टनर सीज हो गया उस दिन से आगे कितने दिन तक आपने उसका पैसा वापरा तो उतने दिन में आपने जो प्रॉफिट कमाया है क्या वो प्रॉफिट के लिए वो पार्टनर लाइबल होता है? आंसर इज yes. As may be attributed to the use of his share of the property of the firm or मतलब क्या, आइदर आप उसको प्रॉफिट दो. क्या चल रहा है तुम लोगों का? उधर जाके बैठ साक्षी, पीछे बैठ. और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%. और मतलब क्या, मैंने दो ऑप्शन बोले. एक ऑप्शन है कि वो पार्टनर जिस दिन सीज हो गया पार्टनरशिप से उस दिन से लेकर तो जिस दिन आप पैसा दे रहे हो उस दिन में वो टाइम ड्यूरेशन में उसका पैसा वापर के आपने कितना प्रॉफिट कमाया. और मतलब और एक ऑप्शन है. क्या ऑप्शन है? या तो ये करो या फिर 6% पर एनम एंड ऑन द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी. उसका जितना भी शेयर या प्रॉपर्टी का कैपिटल का कंट्रीब्यूशन का जितना भी हिस्सा वापर रहे हो 6% पर एनम के हिसाब से उसको शेयर दो. ये और जो है ऑप्शन 1 और ऑप्शन बी मैंने एक एरो करके लिखा था whichever is higher. ऐसा क्यों बोला था? ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं है बट वो जो डिसीज पार्टनर है क्या दोनों ऑप्शन एक्सरसाइज करने का राइट है? दोनों में से जो हायर है वही उठाएगा. इसके लिए मैंने बोला था कि देयर आर टू ऑप्शन whichever is higher will be paid to the concerned डिसीज पार्टनर या पार्टनर जो सीज हो गया था वगैरह वगैरह. दो ऑप्शन से देखो, प्रॉफिट का शेयर दो या फिर इंटरेस्ट दो 6% पर एनम के हिसाब से. दोनों कैलकुलेट कर लो whichever is higher. ऐसा क्यों? फर्म तो कम ही देना चाहेगी बट क्या सामने वाला पार्टनर मानेगा? नहीं. सो whichever is higher should be given to the partner. अब क्या रह गया? अब क्या रह गया? अच्छा रह गया, हो गया. ओके. देन रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग अथॉरिटी, सॉरी कंटिन्यूइंग गारंटी. मुझे अभी बता व्हाट इज स्पेसिफिक गारंटी, व्हाट इज कंटिन्यूइंग गारंटी. तू बता व्हाट इज स्पेसिफिक गारंटी. इंग्लिश में फ्रेम करो आंसर बिकॉज यू हैव टू राइट इट. हाँ, स्पेसिफिक गारंटी सिंपल 1 लाइन आंसर. Someone's contract of lending of money. There are two types of sureties. You can either a guarantee. There are two types of sureties. There are two types of guarantees. Guarantee or surety guarantee. Continue guarantee and specific guarantee. I have just asked what is specific guarantee. Specific guarantee we decide a certain amount and we are the guarantor of that specific amount. अरे वाह. हाँ, हाँ क्या? अच्छा सॉरी मेरी गलती थी, मैंने गलत पढ़ा है. 5 लाख अगर मैं बोलूं कि नहीं 5 लाख की देगी ये 5 लाख के आगे अगर मतलब सर्टेन अमाउंट, मतलब अगर हर्ष चाहे 10 लाख की गारंटी, मंथन चाहे 15 लाख की गारंटी, अथर्व चाहे 25 लाख की गारंटी नहीं दे सकता. सी द स्पेसिफिक गारंटी क्या अमाउंट के लिए था कि टाइम ड्यूरेशन के लिए था? द गारंटी इज गिवन फॉर द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन. The guarantee is given for the specific transaction is known as specific guarantee. एक ट्रांजैक्शन के लिए मैंने गारंटी दिया. मतलब क्या, मैंने बैंक से उधार लिया
मैंने बैंक से 10 लाख का उधार लिया और मैंने कोई गारंटर को वहां पे दिया, तो क्या सिर्फ 10 लाख में जब भी दोगी उसका श्योरिटी का लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा? आंसर इज यस, दैट इज अ स्पेसिफिक गारंटी, द गारंटी विच इज गिवन फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन के लिए हमने दिया, अमाउंट का इसमें कोई सवाल नहीं है। मुझे बताओ व्हाट इज कंटिन्यूइंग गारंटी हर्ष? The guarantee is given for series of transaction or more than one transaction. The guarantee is given for series of transaction is known as continuing guarantee. मैं बन गई गारंटर, क्या गारंटर को श्योरिटी बोला जाता है? एक मेरा दोस्त है और वो दोस्त ने बैंक से क्या लिया? उधार लिया, लोन लिया अच्छा खासा, तो क्या बैंक ऐसे लोन दे देगी क्या? बैंक को श्योरिटी चाहिए, गारंटर चाहिए। सो आई बिकेम गारंटर ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। बट ये वाला ट्रांजेक्शन कैसे है? 5 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन है, मतलब क्या? टिल 5 CR मेरा दोस्त चाहे जितना अमाउंट क्या कर सकता है फॉर हिज बिजनेस, ही कैन टेक लोन। जैसे पहले 1 करोड़ का लिया, फिर 50 लाख का लिया, फिर 50 लाख का लिया, फिर 2 करोड़ का लिया। सो क्या मैंने एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के अप टू स्पेसिफिक लिमिट, बट क्या मैंने सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दी? यस। तो इसे बोला जाएगा continuing guarantee. Guarantee for one transaction is a specific guarantee or special guarantee. Guarantee for series of transaction is a continuing guarantee. So continuing guarantee given to firm or to third party in respect of the transaction of the firm in absence of the agreement revoked as to future transaction from the date of any change or constitution. मतलब क्या? जैसे कि हाँ सेम एग्जाम्पल लेते कि एक XYZ पर्सन है या फिर मे बी अथर्व है, अथर्व ने क्या किया, स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे अपन, कंटिन्यू गारंटी की। सो अथर्व ने क्या किया? बैंक से लोन उठाया, बैंक से लोन उठाया बिजनेस के लिए, तो उसको वो कंटिन्यू गारंटी, वो बोला कि मैं जब चाहिए तो लोन ले लूंगा, कभी 1 करोड़ लगेगा, कभी 50 लाख, एकदम मैं वो अमाउंट लेना नहीं चाहता। अभी बैंक बोलेगी ये तो कंटिन्यूइंग गारंटी है, ये कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन नहीं है, आप गारंटर लेके आओ। सो अथर्व ने एक पार्टनरशिप फर्म को अप्रोच किया, पार्टनरशिप फर्म को अप्रोच किया। जब अप्रोच किया वो टाइम पे फर्म में कितने पार्टनर्स थे? देयर वर 3 पार्टनर्स, ABC, देयर वर 3 पार्टनर्स, ABC पार्टनरशिप फर्म नाम की एक फर्म थी। तो जब कंटिन्यूइंग गारंटी, पहले इसने 1 करोड़ विड्रॉ कर लिया, फिर 50 को विड्रॉ करना मतलब लोन लिया, 1 करोड़ का लोन लिया, फिर 50 लाख का लिया, फिर 50 लाख का लिया, तो ऐसे और उसकी गारंटी बाकी। बट इन बिटवीन क्या हो गया? वो जो पार्टनरशिप फर्म थी, जो गारंटर थी इसके ट्रांजेक्शन के लिए, कल जाके इसने पैसा नहीं दिया तो वो फर्म देने वाली, क्या फर्म गारंटी दे सकता है? हाँ दे सकता है। तो और वो फर्म में जो पहले कितने पार्टनर्स थे? 3, ABC, अब और एक ऐड हो गया D, अभी ABCD है। तो क्या कंटिन्यूइंग गारंटी जिस पार्टनरशिप फर्म ने दिया है, उस पार्टनरशिप में क्या चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया? ड्यू टू व्हाट? एडमिशन। ड्यू टू रिटायरमेंट भी हो सकता था, ड्यू टू डेथ भी हो सकता था। सो यहाँ पे हमने बोला कि ड्यू चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया ड्यू टू एडमिशन। अभी अगर आपकी फर्म में चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, तो जो आपकी कंटिन्यूइंग गारंटी है वो क्या हो जाएगी? रिवोक हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। फिर क्या करें? रिन्यू करो। अभी के लिए जो कंटिन्यूइंग गारंटी है अभी तक रहेगी, इसके बाद के ट्रांजैक्शन के लिए योर कंटिन्यूइंग गारंटी विल कम्स टू एन एंड। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ओके। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमने देखा चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन 4 रीजन की वजह से होता है। मतलब क्या? किसी के आने की वजह से, किसी के जाने की वजह से, और आपने जो टाइम पीरियड फिक्स किया है उससे ज्यादा अगर आप कंटिन्यू करो तो भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, या फिर आपका जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो अगर आपने चेंज करना चाहा तो भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, है ना? देखो मस्त में हो गया चैप्टर रिवाइज एकदम अच्छे से। अब मुझे बोलो किसी को कोई डाउट है? किसी को नहीं समझा या कोई पॉइंट मैं फिर से समझाऊं? एनी डाउट? एनीथिंग एल्स? एनी डाउट? इधर इधर पीछे सब कुछ समझा? समझ क्या? इधर ऋतुजा समझ में आया अच्छे से? किसका यूनिट नहीं हुआ था बताओ मुझे? घर पे जाके पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे तो समझेगा, बेटर वे में समझेगा, मैं तो बोलती हूँ। अभी जो बताया वो सेम पॉइंट, गारंटी वाला, ठीक है। गारंटी होती है ये तो समझा, स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग। कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए एक ही गारंटर है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए।
जैसे बैंक है और ये क्या है, साहिल है ना, तू, ये अपना साहिल है, साहिल को चाहिए लोन, लोन चाहिए, बट क्या है, यू आर अ बिजनेसमैन, तो तुमको एकदम वन टाइम ट्रांजैक्शन नहीं है, तुमको क्या चाहिए कि थोड़े 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 लोन चाहिए, जिसे हम कंटिन्यूएशन में, तो आपने क्या बोला बैंक को, सर मुझे 10 CR तक लोन चाहिए, बट मैं ये जो अमाउंट है एकदम नहीं विड्रॉ, एकदम नहीं आपसे लूंगा, ये जो अमाउंट है मुझे कभी 1 करोड़ लग सकता है, कभी मुझे 2 करोड़ लग सकता है, कभी कभी मुझे 50 लाख भी लग सकता है, तो आपको वो वैसे वैसे मेरे को अलॉट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट आप हिसाब के आपके चार्ज कर लो। सो बैंक कौन हो गया, जो लोन देता है वो क्रेडिटर हो गया, यस, प्रिंसिपल डेटर, योर डेटर, बिकॉज हम लोग उससे लोन ले रहे हैं। बैंक ने क्या बोला, देखो 10 करोड़ की बात है, हम ऐसे ही लोन नहीं देंगे, हमको कौन चाहिए, गारंटर चाहिए, गारंटर को क्या श्योरिटी बोलते हैं अपन, हाँ, गारंटर चाहिए। तो साहिल ने बोला सर 1-2 दिन का टाइम दो, मैं गारंटर को ढूंढ के लेके आता हूँ। सो साहिल का कोई इंडिविजुअल दोस्त गारंटी देने को तैयार नहीं है, तो साहिल ने क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म को अप्रोच किया, जहाँ पे इसके कुछ फैमिली कनेक्शंस थे। पार्टनरशिप फर्म का नाम था ऑल इन वन पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड, ऑल इन वन पार्टनरशिप फर्म। सो क्या है, ऑल इन वन में यू वेंट एंड यू सेड कि सर क्या आप गारंटर बनोगे क्या, ये ऑल इन वन फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है। फर्म का जो नहीं रहता है, अपन अलग थर्ड पर्सन है, सी जिसका अपन गारंटी ले रहे जरूरी है कि अपना ही हो, नॉट नेसेसरी। ये जो ऑल इन वन फर्म में जो लोग थे, पार्टनर्स थे, दे वर योर फ्रेंड्स, इसके लिए आप यू हैव अप्रोच द फर्म, तो उन्होंने क्या किया, गारंटी दिया इन द नेम ऑफ फर्म, फर्म के नाम पे गारंटी दिया, फर्म ने क्या, फर्म कैन फर्म टेक लोन ऑन हिज बिहाफ, यस, फर्म खुद के नाम पे लोन रेज कर सकती है, लाइबिलिटी इनकर कर सकती है, गारंटी दे सकती है, तो ये पार्टनरशिप फर्म ने गारंटी दिया। जब पार्टनरशिप फर्म ने गारंटी दिया ना, तब ये फर्म में 3 लोग थे, ए बी एंड सी, देयर वर 3 पार्टनर्स। सो इनिशियली आपका ट्रांजैक्शन इनकर होना चालू हो गया, गारंटर भी आ गया, फर्म पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ गारंटर, कंपनी कैन बी अ गारंटर, नो प्रॉब्लम। तो 1 करोड़ लिया पहले, 2 करोड़ लिया, 50 लाख लिया, जब आपको नेक्स्ट 4 करोड़ रुपए लेना था, अचानक से क्या हो गया, ये ड्यूरेशन में अभी 10 करोड़ क्या एकदम ही नहीं उठाओगे, 1 2 3 4 महीने के टाइम स्पैन में, और वो ड्यूरेशन में क्या हो गया, इनके फॉर्म में और एक जने की क्या हो गई, एंट्री हो गई, मिस्टर डी हैज बीन एडेड टू ऑल इन वन। मुझे बताओ, अगर किसी फॉर्म में एडमिशन होता है तो क्या फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन के 4 रीजंस देखे, तो यहाँ पे वन ऑफ द रीजन इज फुलफिलिंग, तो due to admission of one partner the firm has been reconstituted। यहाँ पे हमारे पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, अगर आपकी किसी पार्टनरशिप फर्म ने कंटिन्यूइंग गारंटी दी है टू द डेटर, आइदर बैंक हो या कोई अदर डेटर हो, इफ एनी पार्टनरशिप फर्म हैज गिवन कंटिन्यूइंग गारंटी टू द डेटर and if due to some reason there is change in constitution, so due to this full reason, if there is a change in constitution, then this continuing guarantee will be considered as revoked। रिवोक का मतलब होता है, ये जो पार्टनरशिप फर्म ने गारंटी दी थी ना, कंटिन्यू गारंटी, ये क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। रिवोक होना मतलब खत्म होना, डी एंड होना, ओके। क्योंकि अभी 4 पार्टनर्स है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन बैंक का कंसेंट लेके आपका गारंटी रिन्यू करना पड़ेगा। अब समझा, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पार्टनरशिप के पार्टनर होने चाहिए। पार्टनरशिप फर्म, जैसे आप गारंटर किसी इंडिविजुअल को रखते हो, हाँ, किसी इंडिविजुअल को गारंटर रखना क्या और किसी फर्म को गारंटर रखना क्या, सेम ही हुआ, हाँ, बट अगर आपकी कंटिन्यूइंग गारंटी है, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए तो सवाल ही नहीं आता, ट्रांजैक्शन खत्म, गारंटी खत्म, बट अगर कंटिन्यूइंग गारंटी है तो वो चलती रहेगी एक सर्टेन लिमिट तक। इन बिटवीन क्या हो सकता है, वो फॉर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो, यहाँ पे डी एडमिट हो गया, ऐसा हो सकता था कि एबीसी में से सी का डेथ हो जाए, तभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, हाँ, तो ये केस में वी विल हैव टू रिवोक दिस, रिवोक मतलब डी एंड दिस कंटिन्यूइंग गारंटी ऑफ द,
पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई तो भी ऑफ कोर्स कंटिन्यूइंग गारंटी विल कम्स टू एन एंड. डिसॉल्व तो होगी, उससे तो हो गई, बट आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन की 4 रीजन की वजह से और गारंटी विल कम्स टू एन एंड. बोल स्पेसिफिक इसमें तो उसमें अगर 10 करोड़ का इनकम नहीं होगा. स्पेसिफिक इसमें कैसे होगा? देख, सिर्फ 10 करोड़ का एक ट्रांजैक्शन है, वो 10 करोड़ का लोन लेगा एंड इन केस इफ प्रिंसिपल डेटर कुड नॉट रिपे द लोन, श्योरिटी विल हैव टू रिपे द लोन. जब उसने लोन लिया वो टाइम पे पार्टनर थे एबीसी, और जब लोन का रिपेमेंट आया, इन केस रिपेमेंट के टाइम पे भी क्या डी ऐड हुआ? रिपेमेंट टाइम पे डी ऐड हुआ, तो मतलब अल्टीमेटली उनका तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है. बट क्या ये एबीसी जो एडमिशन के पहले के जो प्रायर ट्रांजैक्शन है उसके लिए लाइबल होंगे? आंसर इज यस. सिर्फ कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में ही फर्दर गारंटी रिवोक हो जाएगा, बाकी स्पेसिफिक गारंटी हो तो वो कंप्लीट होगा, उसमें रिवोकेशन का कोई सवाल नहीं है. हमने और एक पॉइंट देखा था कि अगर क्रेडिटर से मतलब लोन लिया है या क्रेडिटर के साथ, ये तो मैं बैंक की बात कर रही हूँ, अगर क्रेडिटर के साथ कोई ट्रांजैक्शन में एंटर्ड है, व्यवहार में एंटर्ड है और एक ट्रांजैक्शन है स्पेसिफिक, और इन केस अगर आपकी फर्म में एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, और रिटायरमेंट छोड़िए, एडमिशन के केस में क्या आपको उनका कंसेंट लेना पड़ेगा? यहाँ पे भी कंसेंट लेना पड़ेगा. लाइबिलिटी ऑटोमेटिक रिवोक नहीं होगी, यू विल हैव टू टेक कंसेंट ऑफ द बैंक. यहाँ पे रिवोक ना होने का एक रीजन है जो सोगा में देखा था. पहले एबीसी पे 10 करोड़ का रिस्क था, अभी एबीसी पे कितना रिस्क है? मतलब 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 3, अभी क्या 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 4 है? अगर आपका डेट का रिस्क कम होता है तो चेंज इन कंडीशन की वजह से क्या आपका ट्रांजैक्शन या गारंटी रिवोक होगा? कुछ याद आ रहा है ऐसा? सोगा में नहीं आ रहा. सोगा में ऐसा एक प्रोविजन था. सी, एक प्रोविजन ऐसा है कि आपका गारंटी रिवोक होगा, चेंज इन कंडीशन रहा विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, तो योर गारंटी विल बी रिवोक्ड, that we know, but there are some conditions where your guarantee cannot be revoked. One of the condition was कि the transaction fees or your risk get reduced. जैसे पहले मैं अकेली गारंटर थी इसके ट्रांजैक्शन के लिए, इसने 2 करोड़ का उधार लिया. In case आकांक्षा could not pay 2 करोड़, then I would have to pay 2 crore because I'm the surety. But if terms and conditions of the contract without my consent, then my liability will automatically get revoked. But ये तो liability will revoke. अभी एक सिचुएशन ऐसी आई कि मेरे साथ और एक गारंटर ऐड हो गया, जैसे जयेश इज वन ऑफ द गारंटर along with me. So अगर इसने नहीं किया तो मेरे को सिर्फ 1 करोड़ देना पड़ेगा. तो क्या मेरा रिस्क बर्डन रिड्यूस हुआ? When the burden or risk of the guarantor get reduced, even if there is a change in condition without knowing surety, does surety discharge from his contract? Does surety discharge? Answer is no. अभी आप सोगा पढ़ोगे तो आपको अच्छे से रिकॉल होएगा, बट क्या थोड़ा कि श्योरिटी के कंसेंट के बगैर हमने किया तो ऐसा, कुछ सिचुएशन ऐसे है कि कंसेंट के बगैर करने के बाद भी श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है. जब हम श्योरिटी का ही बर्डन कम कर रहे हैं तो वो क्यों पीछे हटेगा? वो बोलेगा कोई बात नहीं, अच्छा ही है. सो देन हिज लायबिलिटी विल नॉट गेट रिवोक्ड और डिस्चार्ज्ड. ऐसा कुछ है सीन. बैंक ऑफ कोर्स बैंक को बताना पड़ेगा. वी विल नीड कंसेंट ऑफ क्रेडिटर, नो डाउट विद दैट, बट ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन वुड नॉट बी रिवोक्ड. जैसे इसमें ऑटोमेटिक रिवोक हो गया कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में, वैसे वहां पे ऑटोमेटिकली रिवोक नहीं होएगा. चलो नोटबुक और पेन निकालो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. 2 तक लेक्चर है. चलो फास्ट क्विक. क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सॉल्व राइट नाउ हियर. तुम लोग ही करोगे, मैं तो नहीं. 1 मिनट. क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्या? नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड. चलो करो तो. क्वेश्चन नंबर 4 आई एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व विद इन, आई विल गिव यू 10 मिनट्स रीडिंग एंड सॉल्विंग. 135 हो गए, 145 तक आंसर रेडी चाहिए. प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना है. स्ट्रेट फॉरवर्ड का प्रोविजन, डिफरेंस होगा तो टैबुलर टी फॉर्म. चलो लिखो, पढ़ो, लिखो.
सब लोग अपने अपने मन का करो, मन से लिखोगे। समझा क्या? यू नीड टू बेटर वे में समझा, अच्छे से। हाँ, करो सॉल्व, टेक योर टाइम। सब लोग मन से मस्त इसको अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को। आंसर लिख पा रहे हो? लिखो। किसी ने क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया होगा तो फिर से करना है चाहिए। एक क्वेश्चन 2-3 बार करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ना एक लिस्ट बनाया है जो क्लास में सोते हैं और हेड डाउन करते हैं, 4-5 लोग तो पक्के हैं, उनके फैमिली से तो मैं बात करूंगी। अच्छा, सेटल ही नहीं किया है? दो चीजें होगी ना। कितना परसेंट प्रॉफिट देंगे क्या वो भी लिखा है? वो भी आपने मेंशन करना चाहिए। और कितना? 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन व्हाट? कैपिटल और द हिज अग्रीड शेयर, वॉट एवर शेयर ही इज पुट इनटू द बिजनेस। कैपिटल मत लिखो, सिर्फ शेयर लिखो। शेयर इंक्लूड्स कैपिटल, इंक्लूड्स गुडविल, इंक्लूड्स इंटरेस्ट, एवरीथिंग। नहीं, ओनली राइट नाउ जस्ट सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन, प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन, फिक्स्ड पैटर्न फॉर एवरी क्वेश्चन।
जिसकी हैंडराइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम है, इधर साहिल, मंथन, थोड़ा हैंडराइटिंग को बेटर करो. ज्यादा कोई हैंडराइटिंग का कंपटीशन नहीं, बट एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला रीड कर पाए. खुला खुला लिखो. सेक्शन याद आ रहा है क्या? ठीक है. सेक्शन इज 37, बट यू डोंट नीड टू राइट इट. यू कैन इग्नोर. चलो, only 4 minutes left. Only 4 minutes left. Wind up the answer. पढ़. According to Indian Partnership Act 1922, when a partner in a partnership firm dies and the firm continues the business of the firm, the legal representative can either ask for the share of deceased partner with an interest of 6% per annum for the time the share is used, or the legal representative can ask for the share of profit earned during the period of the time with the deceased partner's share. Facts A, B, and C are partners in a firm. A retires and dies after 15 days of retirement, and B and C continue the business of the firm without settling the books of accounts. Conclusion is the representative can either ask for his share with 6% interest per annum, or he can ask for 20% profit made by using his share along with his profit. परफेक्ट, करेक्ट, वेरी नाइस. और किसका हो गया? स्पीड पे भी काम करना है अपने को, सिर्फ करेक्ट आंसर के साथ साथ स्पीड पे भी काम करना है. किसी का नहीं हुआ? साहिल, रीड कर आंसर. According to the Indian Partnership Act 1932, representative of a partner legal representative have a right to check the book of account and also can sue for the firm for the profit and the property of it. ABC are part of fact. ABC are the fact. प्रोविजन ही गलत लिखा. दिस इज नॉट द प्रोविजन. दिस कैन बी जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोविजन. है क्या एग्जैक्टली? प्रोविजन क्या है कि अगर पार्टनर का रिटायर होने के बाद उसका शेयर यूज करके बाकी बचे पार्टनर्स ने अगर बिजनेस किया है तो उन्होंने उसको क्या देना चाहिए? दिस दैट पार्टनर इज एंटाइटल टू व्हाट? क्या दो चीजें वो लिखना चाहिए. प्रोविजन रॉन्ग आई तो गया, पूरा क्वेश्चन गया हाथ से. पढ़. Right now, outgoing partner, yes, sir. Profit statement to partner of the firm. Partnership continues without final settlement of account, then the outgoing partner or the representative have the right to recover the profit generated up to the share contributed partner or claim interest at the rate 6% per annum for the duration of his contract. 2 पॉइंट ऐसे लिखे क्या? 1 और 2. हाँ हाँ. Fact, ABC are partner as per the deed, age share is 20%. They retire and die, but PNC continue the partnership without settlement for. Hmm. And even in the instant case, as per the provision, the legal representative can claim profits on up to the share at the rate 20%, or the legal representative can claim interest at the 6% per annum for the time each property was utilized by the. वेरी नाइस. परफेक्ट, परफेक्ट, फुल मार्क्स. इसका भी परफेक्ट था आंसर एकदम. वाइंड अप कर दो अभी. 10 मिनट दिया मैंने पूरा एक क्वेश्चन को. एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना है. एक क्वेश्चन वाइंड अप करके क्विकली दूसरे पे जाना है. 5 to 6 minutes you will have. You will just have for a question.
10 मिनट मैंने बहुत दे दिए, चलो खत्म करो। स्टार्ट राइटिंग डाउन क्वेश्चन नंबर 5। वो वाला खत्म, इनकम्प्लीट मत छोड़ो। किसका थोड़ा के कितना रहा है, क्या रहा है, खत्म है, कंक्लूजन। अच्छा, आई विल गिव यू 1 मिनट, फिर बाद में सब साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो। 1 मिनट में कंक्लूजन खत्म करो, बहुत टाइम ले रहे हो तुम लोग, स्पीड पे भी काम करना है अभी। लिखना हो गया क्या हर्ष? पढ़ तब तक। ये 1 2 डाल के लिखा ना, हाँ। परफेक्ट, चलो स्टार्ट राइटिंग डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। 1 मिनट, हाँ चलो एक काम करो, फिर सॉल्व करो। 5 इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे हिसाब से। स्टार्ट राइटिंग डाउन, सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। मैं 10 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ, देखो 10 मिनट के अंदर किसका होता है। ऑनलाइन वाले भी कर रहे हैं सॉल्व। रंजना, सुयांश, तनुजा, क्वेश्चन 3। Messrs XYZ associate a partnership firm with XYZ as a senior partner were engaged in the business of carpet manufacturing and exporting to foreign countries. Business दिया है 25 अगस्त को, क्या हुआ? They have introduced Mr. G, an expert in field of carpet manufacturing, as their partner. Okay, admission हुआ 10 जनवरी को। G blamed for unauthorized activity and thus expelled from the partnership. Examine whether by action was justified or not. Of course ये वैसे आप प्रोविजन लिखोगे, बट प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन पूरा लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन में 2 पॉइंट्स आएंगे, इसका आंसर और इसका आंसर। 2 सब क्वेश्चन है जो 1 2, उसका आंसर यस नो विथ 1 लाइन रीजन कंक्लूजन में। एग्जैक्टली क्या प्रोविजन है वो प्रोविजन में, और थोड़ा सा आपको फैक्ट्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसने मिसबिहेव किया है, इसके वजह से इनको निकाला गया। सेक्शन क्या? 33। इफ यू नो द सेक्शन, राइट डाउन द सेक्शन। गुडफेथ का क्या सेक्शन है? 33(1). इफ यू नो दैट ऑल्सो राइट डाउन, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। परफेक्टली पता है तो ही लिखो, यहाँ पे मुझे लगता है आपको पता है, लिख पाओगे अच्छे से। लिख दो, पटकन लिख दो। इसको तो 5 मिनट भी बहुत हो गए मेरे हिसाब से, बट क्वेश्चन फैक्ट कंक्लूजन आंसर चाहिए। कल फ्राइडे, अभी मंडे से मैं आपका निगोशिएबल चालू कर दूंगी। निगोशिएबल अलॉन्ग विथ रिवीजन, आधा आधा। प्रोविजन लिखने में कोई टाइम या सोचने की बात ही नहीं है। प्रोविजन तो प्लेन बुक का छापना है आपको, मतलब जो आपको ये लर्न है, याद है।
अच्छे से पढ़ के रोज के 10 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेगी हो तो आपको रैंकर बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा, पढ़ के बट। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है ना? तनुजा ऑनलाइन क्यों है आज? क्या प्रॉब्लम है? ये एग्जामाइन वेदर एक्शन इज जस्टिफाइड वगैरह कहाँ लिखोगे? और what should have factors to be kept in mind prior expelling the partner from the firm by other partners according to the provision? Okay. जस्टिफिकेशन है उसका, प्रोविजन में ही आ जाएगा। सो आप टू का कंक्लूजन कैसे लिखोगे? The points explained above in provision section 33 and subsection 33 subsection 1 should be followed. For these factors should be kept in mind for expelling the partner from a firm. ऐसे लिखोगे, दोनों का कंक्लूजन लिखना चाहिए। मजा आया नहीं क्या सॉल्व करने में क्वेश्चंस? अरे बाप रे। हाँ चलो, उसके बाद और 2-3 करेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व। नहीं
खत्म आंसर हो गया, टाइम भी खत्म हो गया, 2 मिनट में वाइंड अप करो आंसर। अब तो ये प्रोविजन गलत लिखना ही नहीं चाहिए, तीसरी बार लिख रहे हो कल से। और अपॉर्चुनिटी भी कर दिया है कि नहीं किया वो तो मेंशन नहीं किया Mr. G blamed for unauthorized activities and thus expelled. बस उसको ब्लेम किया और एक्सपेल किया, बाकी हमारे ट्रू टेस्ट ऑफ गुड फेथ भी फॉलो नहीं हुए हैं। तो हिज एक्शन, क्या पार्टनर्स के एक्शन जस्टिफाइड है क्या? नहीं, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। मेंशन करते हैं कि उसको अपॉर्चुनिटी दिया, नोटिस दिया, उसको डायरेक्टली निकाल दिया, बोले तूने अंदर अनऑथोराइज एक्टिविटी की, ना ही उसको बोलने का मौका दिया, ना ही उसको नोटिस दिया, तो क्या बाकी पार्टनर्स का एक्शन जस्टिफाइड है? नहीं जस्टिफाइड। डीड में मेंशन है, ओनली इफ इट इज मेंशन इन द डीड देन ओनली वी कैन एक्सपेल द पार्टनर्स। सो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो भी एक्सपेल किया, तो हम इसको नल एंड वॉइड, बिकॉज दिस इज एक्सपेल्ड, अदरवाइज वी विल कंसिडर दिस एज नल एंड वॉइड। कंक्लूजन के वन में आना चाहिए वो, है ना? रीड कर अथर्व। Stop is given in section 33 subsection 1 लिखा हो। partner being expelled, expulsion must be carried out in the interest of the firm, and the partner being expelled must be given an opportunity of paying that expulsion will partner become of fixed. And he was blamed and expelled for unauthorized activity. Correct. Complete by effect the above provision. Answer to one. Answer the action taken by partner is not justified as they don't fulfill all the requirements of the provision. All the requirement of section 33. All the, एक minute, all the requirement of section 33 and 33 subsection 1. Therefore, we will consider this expulsion as null and void. ये पक्का लिखना है। हाँ, पढ़। So expelling the partner expelled to follow the provision of section 33 first, as they are factors of good faith and expulsion without following the section 33 null and करेक्ट, चलेगा। 1 में लिखो, 2 में लिखो, बट वो मेंशन होना चाहिए कि अनलेस अदरवाइज एक्सपेल्ड वी विल कंसीडर दिस एक्सपल्शन एज नल एंड वॉइड, तो हम इसको नल एंड वॉइड कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, और किसने लिखा? पढ़ इधर, साहिल। नहीं लिखा? लिखा? और कौन है जिसने लिखा? करो खत्म। इतना टाइम तो नहीं लेना है, स्पीड पे काम करना पड़ेगा। 10-10, 12-12 मिनट एक क्वेश्चन को, 6-7 मिनट में वाइंड अप करना है। हो गया? और किसका हुआ? 3। और हो गया 4। पीछे मंथन हो गया क्या? रानी पढ़।
First, it is still given in contract. Hmm. In good health, good health, good health, Section 33, subsection 1. in of partnership firm Hmm. and from the firm, Hmm. we have certain notice Correct. giving according to Correct. which unless otherwise extended. Correct. ये हो गई प्रोविजन. सिर्फ प्रोविजन लिखी. प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन. स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद ही रखो. प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन. कभी बिना छोड़े आंसर लिखना ही नहीं है. नहीं लिखा फैक्ट कंक्लूजन. मतलब लिखा है ना. प्रोविजन तो करेक्ट है एकदम. कंक्लूजन पढ़ के बताओ मुझे. हम्म. हम्म. करेक्ट. Partner's action is not justified. Yeah, other side could do it. Because in the interest of the firm and by approval of majority. Other fact बराबर है, other majority. इसका आंसर ये भी आ सकता है. कैसे? All the provisions should be satisfied. Adi provision should not be satisfied. If it should be 100%, all the provisions should be satisfied. So we will consider. See, it is clearly given in the question that it is not given in the contract. It is nowhere written. It is given or not given. So मतलब we will consider अगर नहीं दिया है तो not given. दिया होता तो लिखते हैं. इन्होंने किया वो बराबर किया कि नहीं किया, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो किया वो करने का परमिशन के डीड में था. है तो एक्सपल्सन. एक्सपल्सन के ऑल द प्रोविजन शुड बी सेटिस्फाइड. देन ओनली बी एक्सपल्सन विल बी वैलिड. अदरवाइज इट विल बी नल एंड वॉइड. क्या? So action taken by partner is not justified because all the elements of section 33 and 33(1) are not fulfilling. We should make sure कि सारे elements fulfill हो, and if all the elements are not fulfilling, then we will consider the transaction or the expulsion as null and void. चलो सबका आंसर वाइंड अप हो गया, खत्म हो गया है. ठीक, आज भी खत्म करेंगे यहाँ. मंडे से आई विल स्टार्ट आप study companies are now partnership and start. देखते हैं फिर उसका क्या करेंगे.